तो कोप्लेनर लाइन समझ में आ गई होंगी कि लाइन जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे उनको हम कोप्लेनर बोलेंगे। दो इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा कोप्लेनर होंगी, लेकिन इसका कन्वर्स हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो कोप्लेनर है वो इंटरसेक्टिंग हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो पैरेलल लाइन है वो हमेशा सेम प्लेन में होंगी। तो इसका मतलब अगर कोई पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगी। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं। लाइन्स x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 इंटरसेक्ट। कब इंटरसेक्ट करेंगे? पहली बात तो वो पैरेलल ना हो, तो इफ़ एंड ओनली इफ a1 रेशियो b1 रेशियो c1 नॉट इक्वल टू a2 रेशियो b2 रेशियो c2। क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए तो ये तो पैरेलल लाइन हो जाएगी, और पैरेलल लाइन तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। तो एक ये कंडीशन हो, एंड दूसरी कंडीशन है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और इसकी वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल में 0 है, मतलब ये पूरी डिटर्मिनेंट और ये रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद लिख लेते हैं हेडिंग कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग के लिए हो गया। अब कोप्लेनरिटी के लिए क्या कंडीशन होता है वो भी लिख लेते हैं। सेम कंडीशन है जो इंटरसेक्टिंग के लिए है वही सेम कोप्लेनरिटी के लिए भी है। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। लाइंस यही है जो दो हमने ऊपर लेट की हुई थी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 will be coplanar if and only if they are either parallel or intersecting ठीक है, तो ये तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनको हम कोप्लेनर बोल देंगे। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी इज कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस बी सिर्फ डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कर देंगे, जैसा इंटरसेक्टिंग में करते थे वही सेम। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये जो है हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो ये कोप्लेनरिटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए वैसे ये पूछा जाता है। वैसे ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कोप्लेनरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। दो लाइंस दे देंगे और कहेंगे ये कोप्लेनर है, कोई एक अननोन बना देते हैं लैम्डा या के, और बोल देंगे कि इसकी वैल्यू बताइए अगर ये दो लाइन जो है वो कोप्लेनर है।
क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, कोप्लानरिटी का किस टाइप से पूछा जाता है। इफ द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू if the straight line x equal to -1 plus s, x equal to -1 plus s, y equal to 3 minus lambda s, z equal to 1 plus lambda s, and x equal to t by 2, y equal to 1 plus t, z equal to 2 minus t with parameter s and t, with parameter s and t respectively are coplanar, then lambda equal to, लैम्डा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, -1 -2 1 और नन। तो सबसे पहले लाइंस जो है उसको हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये हम पहले कर चुके हैं कि लाइंस को सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आप लाइंस को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद जब दो लाइंस मिल जाए तो उनको कंपेयर कर लेंगे, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, सिमिलरली 2 के साथ। और जब ये दोनों लाइंस मिल जाएंगी तो फिर हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 भी मिल जाएगा और x1 y1 z1 और x2 y2 z2 भी मिल जाएगा। करें आप एक बार ट्राई करो। सबसे s की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो। जैसे x इक्वल टू है ना -1 प्लस एस, तो x प्लस 1 इक्वल टू एस, तो x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू एस हो गया। दूसरे में y इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा एस है, तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा एस, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन माइनस लैम्डा। सिमिलरली z इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा एस है, तो z माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा एस, तो z माइनस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू एस। दूसरे को t के इक्वल करके इक्वेट कर देंगे। जैसे यहाँ से s को जब इक्वेट आप करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन माइनस लैम्डा, z माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। लैम्डा इक्वल टू आ रहा है क्या लैम्डा की वैल्यू कुछ? बी ऑप्शन करेक्ट है, लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी, बिल्कुल सही है।
दूसरी वाली लाइन जो बनेगी वो है x इक्वल टू टी बाई टू। तो t की वैल्यू निकाल देते हैं, सब में इक्वेट कर देंगे तो x और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू टी। y में क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस टी है तो y माइनस 1 इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली z में भी ऐसे ही हो जाएगा। z की वैल्यू है 2 माइनस टी तो z माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो लाइंस की इक्वेशन है वो बन गई x अपॉन 1/2 y माइनस 1 अपॉन 1 z माइनस 2 अपॉन माइनस 1, ये लाइन 2 होगी। अब इसको कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 x1 y1 z1 और x2 y2 z2 जो है हम निकाल देंगे। a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू माइनस लैम्डा, c1 की वैल्यू लैम्डा, x1 माइनस 1 y1 3 z1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1/2 b2 की वैल्यू 1 c2 की वैल्यू माइनस 1 x2 की वैल्यू 0 y2 की वैल्यू 1 और z2 की वैल्यू 2। और बस इसी को हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में 0 कर देना। x2 माइनस x1 तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। कंडीशन भी लिख देता हूँ मैं, चलो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x2 माइनस x1 1 y2 माइनस y1 माइनस 2 z2 माइनस z1 2 माइनस 1 1 a1 b1 c1 1 माइनस लैम्डा लैम्डा a2 b2 c2 1/2 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0। बस अब जैसे ही आप इसको एक लाइन में फर्स्ट वाली रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर देंगे आंसर आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा बाई 2 और प्लस 1 ले लेंगे तो 1 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा बाई 2। ये तो 0 हो गया। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 लैम्डा तो ये लैम्डा हो गया 2 लैम्डा बाई 2 हो गया ना, और प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 1 माइनस 1 हो गया और इक्वल टू लैम्डा बाई 2 हो गया। लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 और उधर ले गया तो लैम्डा की वैल्यू -2, ये आंसर है। ठीक है, तो कोप्लेनर लाइन के लिए कई बार इस पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास ध्यान रखना है कोप्लेनरिटी के लिए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, लिख लेते हैं वो भी क्वेश्चन। The point of intersection of two lines, और लाइंस की इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/2 y प्लस 1/-3 z प्लस 10/8 x माइनस 4/1 y प्लस 3/-4 z प्लस 1/7। ये जो है कोप्लेनर ये दो लाइंस हमको गिवन है, हमको
हमको क्या चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि नहीं, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हमको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने, यस और नो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। हाँ बताइए। हेलो, इन इक्वेशन को लेमडा लेट कर लेंगे, फिर वहाँ से लेमडा के टर्म्स में एक्स वाई जेड आ जाएगा, फिर वो जो एक्स का वैल्यू आया फिर वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। या तो ऐसे कर सकते वहाँ हैं, से नहीं तो ऐसे भी कर लेमडा हाँ बोलो। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वाले को लैम्डा लेट कर लें, दूसरे को म्यू लेट कर लें, और लैम्डा और म्यू में जो है दो अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, मतलब अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे, और ये दोनों सेम पॉइंट को डिनोट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कट कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले से जो लैम्डा का एक्स की वैल्यू आई है लैम्डा के टर्म में, और दूसरे वाले में जो एक्स की वैल्यू म्यू के टर्म में आई है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन पहले वाले से मिलेगी, जब वाई को इक्वेट करोगे तो दूसरे से मिलेगी, और जब जेड को इक्वेट करोगे तीसरे से मिलेगी। और कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और या तो सबसे बढ़िया काम यही है कि पहले वाले को इक्वेट करो लैम्डा से, और जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है उसको दूसरे में पुट कर दो, सीधे सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर इसका लिख लेंगे, इजी है। 5 -7 और 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आ जाएगा ना सभी को? किसी को डाउट है इसमें? क्या करेंगे, पहले वाले को लैम्डा के इक्वल कर लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा निकाल देंगे, और दूसरे वाले में पुट कर देंगे, और वहाँ से जो भी वैल्यू आएंगी लैम्डा की, उससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। एक और लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point -1, -3, -2 and perpendicular to the line x/1, y/2, z/3 and x+2 upon -3, y-1/2, z+1/5। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो इस पॉइंट से पास करे और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। इसका आंसर बताना है।
समझ में आ रहा कैसे करेंगे? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास करती है, बस उसके डायरेक्शन रेशियो हमें नहीं पता है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द डायरेक्शन रेशियो बी ए बी एंड सी, देन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, और ये -1 3 और -2 ये x1 y1 z1 है, तो x माइनस x1 का मतलब +1 अपॉन a, y माइनस y1 का मतलब y माइनस 3 अपॉन b, z माइनस z1 मीन्स z प्लस 2 अपॉन c। ये लाइन फर्स्ट आ गई। अब ये लाइन जो है वो लाइन सेकेंड और थर्ड के परपेंडिकुलर है। सेकेंड हो गई x अपॉन 1, y अपॉन 2, z अपॉन 3, ये सेकेंड लाइन गिवन है। और थर्ड लाइन क्या गिवन है? x प्लस 2 अपॉन -3, x प्लस 2 अपॉन -3, y माइनस 1 अपॉन 2, z प्लस 1 अपॉन 5, ये 3 हुई। पहली लाइन जो है वो सेकेंड और थर्ड के परपेंडिकुलर है, तो लाइन फर्स्ट जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड है, और लाइन फर्स्ट जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन थर्ड है। तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन सबको पता ही है, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड का देखेंगे तो a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे 3 है ये, तो a प्लस 2b प्लस 3c, यहाँ पर 3c हो जाएगा लाइन सेकेंड के लिए, तो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। और लाइन 1 और 3 को जब देखेंगे तो -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 मिल गई और ये इक्वेशन 5 मिल गई। अब इक्वेशन 4 और 5 को फिर सॉल्व करना है, और उससे हमारे पास एक ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। 5 और 6 को कैसे सॉल्व करेंगे? 4 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और फिर ए बी सी पता चल गया, x1 y1 z1 पहले से ही पता था, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में हमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो तो यही है ना, बस ए बी सी अननोन है वो मिल जाए। याद है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। a के अपॉन में, b के अपॉन में और c के। जब a को लेते हैं तो a को बंद कर देते हैं, b और c के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2 3 2 5। b को ले लिया तो b को बंद किया 3 5 1 और -3, और जब c को लिया तो c को बंद कर दिया 1 -3 2 और 2, और फिर ये मल्टीप्लाई इससे और माइनस ये मल्टीप्लाई इससे, तो 5 2 10 -6, b अपॉन 3 3 -9 -5, और c अपॉन 2 माइनस ऑफ -6। ठीक है ना? याद रखने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट वाला सेम होना चाहिए। इसके बाद ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी बस। ए अपॉन कितना हो गया 4, बी अपॉन -14 और सी अपॉन 8। ए बी सी तीनों आ गए। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई 4 रेशियो -14 रेशियो 8। 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8।
और इसको किस इक्वेशन में पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन ए वाई माइनस 3 अपॉन बी और z प्लस 2 अपॉन सी। x प्लस 1 अपॉन ए वाई माइनस x प्लस 1 अपॉन ए वाई माइनस 3 अपॉन बी y माइनस 3 अपॉन बी z प्लस 2 अपॉन सी। x प्लस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन माइनस 7 z प्लस 2 अपॉन 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसी लाइन है जो उस पॉइंट से पास करती है और बाकी दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, एक बार इसको आप और देख लें। और है 2 मिनट का टाइम, फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ जेई का ये। हाँ जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये दोनों में पूछा गया है। अच्छी बात ये है कि दोनों में ही आया हुआ, बोर्ड में भी आया है और जेई में भी आया हुआ। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक पॉइंट से पास करती है और 2 लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखो हमें लाइन की इक्वेशन पता है, किसी पॉइंट से पास करने वाली x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी। ये हमें लाइन की इक्वेशन पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अननोन है वो ए बी सी है। डायरेक्शन रेशियो जो है वो हमने ए बी सी लेट कर लिए, इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि x1 y1 z1 तो पता है। तो हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली, x माइनस x1 अपॉन ए वाई माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दिया तो x प्लस 1 अपॉन ए वाई माइनस 3 अपॉन बी z प्लस 2 अपॉन सी। अब ये जो पहली लाइन है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन जो है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो बाकी दोनों के परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देते हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये लगा दिया a1 a2 प्लस b1 b2। पहली लाइन जो है वो दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो बस यहाँ पे लगा दिया हमने दोनों में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन 4 बन गई और एक इक्वेशन 5 बन गई। कई बार ऐसा होगा कि ये 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर दिया। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व 4 and 5 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये a अपॉन करके a को बंद करेंगे तो b और c के कोफिशिएंट लिख दिए। b को बंद किया तो पहले c लिखा फिर a लिखा, और c को बंद किया तो a और b लिख दिया। और मैंने ये भी बताया कि आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होंगे। देखो ये 3 5 है तो ये 3 5 है, ये कॉर्नर वाले दोनों सेम है, अगल बगल सेम हो गए। और ये जो 2 2 है और ये लास्ट वाला जो 2 2 है सेम है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ गई। और जब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमें अननोन ए बी सी था, उसकी वैल्यू आ चुकी है, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, आंसर आ जाएगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बताया।
ओके, ये क्वेश्चन और जेई का लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इनके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप सॉल्व करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आइडिया आपको होगा सॉल्व करने का। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बहुत घुमा के या कुछ ऐसा नहीं बनने वाला है। बोर्ड के एक अच्छी बुक के बोर्ड के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और जेई के जितने भी 42 ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको इस पर कमांड हो जाएगा, चाहे वो वेक्टर हो या 3D हो। फॉर्मूले तो देखिए याद करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point. Find the equation of a line which passes through the point 1, 1, 1 and intersect the line और लाइन है x minus 1/2 y minus 2/3 z minus 3/4 and x plus 2/1 y minus 3/2 z plus 1/4। जो हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया था वही इसमें करना है हमको। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 1, 1, 1 से पास करती है। तो हमने लेट कर लिया डायरेक्शन रेशियो ABC है। लेट द डायरेक्शन रेशियो ये हमने डायरेक्शन रेशियो ABC लेट कर लिया और इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c। x माइनस 1/a y माइनस 1/b z माइनस 1/c। ये पहली लाइन की इक्वेशन आ गई जो रिक्वायर्ड लाइन है। अब ये लाइन जो है बाकी दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। जो दोनों लाइन्स है वो हैं, जो पहली लाइन है वो क्या है, इंटरसेक्ट द लाइन x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। ये सेकेंड लाइन को, और एक थर्ड लाइन है x प्लस 2/1 y माइनस 3/2 z प्लस 1/4। इन दोनों लाइंस को फर्स्ट लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो हम इंटरसेक्ट की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। लाइन 1 जो है वो लाइन 2 को इंटरसेक्ट करती है। लाइन 1 इंटरसेक्ट लाइन 2। तो क्या कंडीशन होती है इनकी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इक्वल टू 0। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। पहले अच्छा ये फर्स्ट वाली लाइन को देख रहे हैं 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस 1। और पहले वाले के है ABC और दूसरे वाले के क्या है डायरेक्शन रेशियो 2, 3 और इक्वल टू 0। ये हमने इक्वल टू 0 कर दी। अब इसी को एक्सपेंड करेंगे जैसे ही, तो ABC के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली दूसरे वाले को भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो ABC के टर्म में दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके ABC की वैल्यू आ जाएगी और ABC को रिक्वायर्ड लाइन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
करें आप और बताएं क्या आ रही पहली इक्वेशन। एक तो जीरो के साथ तो ये ज़ीरो हो जाएगा, -1 के साथ हो जाएगा 4a - 2c, और प्लस 2c के 2 के साथ क्या हो जाएगा 3a - 2b इक्वल टू 0। पहले 0 के साथ लिया, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर दिया, तो ये क्या हो गया -4a + 2c + 6a - 4b इक्वल टू 0। तो 6a - 4a 2a - 4b + 2c इक्वल टू 0। तो a - 2b + c इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्या, इसमें बहुत सारी इक्वेशन ऐसी बन चुकी है। थर्ड हो गई, तो ये हो गई 4। अब लाइन 1 जो है लाइन 3 को भी इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन 1 इंटरसेक्ट लाइन 3, जैसे परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर ही कंडीशन लगा दी थी, वैसे ही यहाँ पर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन भी लगा देंगे। तो x2 - x1, तो ये -2 - 1, y2 - y1, z2 - z1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 यानी 1 2 और 4। इसको भी डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे तो ABC में एक इक्वेशन यहाँ से भी आ जाएगी। सॉल्व करें, आप बताएं क्या आ रही इक्वेशन सेकेंड की। आई क्या सेकेंड की इक्वेशन।
-3 ले लिया तो ये हो गया 4b माइनस 2c, -2 ले लिया तो ये आ जाएगा 4a माइनस c, और माइनस का 2 आ जाएगा तो ये 2a माइनस b इक्वल टू 0। वैसे तो आप इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के छोटा कर सकते हैं। R1 में R3 को ऐड करोगे, बल्कि सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक 0 मिल जाएगा, R1 माइनस R3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन आ रही -6a प्लस -5b प्लस 4c इक्वल टू 0। ठीक है, सही है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a प्लस 5b माइनस 4c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 थी, ये 5 आ गई। सॉल्व 4 and 5 by cross multiplication method। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, 6a प्लस 5b माइनस 4c इक्वल टू 0। a के अपॉन में, b के अपॉन में और c के अपॉन। a के अपॉन में जब किया तो -2 और 1, 5 और -4। b के अपॉन में किया तो 1 और -4, 1 और 6, और जब c के अपॉन में किया तो c को बंद कर दिया तो 1, 6, -2 और 5। तो ये देखो, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, और फर्स्ट और लास्ट सेम। a अपॉन क्या हो जाएगा, 4 2 8 -5, 8 -5 डायरेक्ट लिख देता हूँ 3, 6 प्लस 4 10, और 5 माइनस ऑफ -12 तो 17। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, 10 और 17 का मल्टीपल। ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। 1 1 1 से पास करता था तो x माइनस 1/3, y माइनस 1/10, z माइनस 17 अपॉन, सॉरी z माइनस 1/17, z माइनस 1/17। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये एक ऐसी लाइन है जो 1 1 1 से पास करती है और इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। a/3 क्यों आएगा वो बता देता हूँ मैं। देखिए 4 2 जा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस 8 हो जाएगा। a अपॉन कितना हो गया, 8 माइनस 5 1 जा 5, b अपॉन 6 माइनस ऑफ -4, c अपॉन 5 माइनस ऑफ -12। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू 3, 10 और 17 ही आने वाली है और आंसर यही होगा हमारा। चलिए तो फिर एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं। होमवर्क में एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के लिख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके इसमें। Find the equation of a line. Find the equation of a line passing through the intersection of x minus 1/2, y minus 2/3, z minus 3/4, and x minus 4/5, y minus 1/2, z/1।
and also through the point 2 1 minus 2। सेम क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल वैसा ही। इस पॉइंट से पास करती है और इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। इफ द लाइन, सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ द लाइन x minus 1 upon minus 3 y minus 2 upon 2k z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k y minus 5 upon 1 z minus 6 upon minus 5 are at right angle, then find the value of k। वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना है कि जो लाइंस है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है, दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लाइन x minus 1 upon 2 y plus 1 upon 3 z minus 1 upon 4 x minus 3 upon 1 y minus k upon 2 z upon 1 intersect then find the value of k। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे होमवर्क में। करिए, आप नोट करें जल्दी से इसको। आंसर मैं इनके बता देता हूँ क्या होगा। चलिए एक और लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर का भी लिख लेते हैं। ये वैसे तो पता ही आपको परपेंडिकुलर में सेम है, अगर इंटरसेक्शन का देख लिया तो परपेंडिकुलर का भी सेम वही होगा। आंसर फर्स्ट का है x प्लस 1 अपॉन 3, अच्छा पासिंग थ्रू 2 1 माइनस 2 है। अच्छा, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से और उससे पास करती है, ये थोड़ा सा अलग केस होगा। x प्लस 1 अपॉन 3 y प्लस 1 अपॉन 2 z प्लस 1 अपॉन माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन है k की वैल्यू है -10/7। और थर्ड में है k की वैल्यू है 9/2। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे होमवर्क हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये जो इसका 3D का जो फर्स्ट पार्ट है
स्ट्रेट लाइन वो कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट टर्म से हम लोग प्लेन के बारे में करेंगे, प्लेन में उड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, ओके।